वक्त था जब इस आदमी के करीब होना टर्की की एलीट क्लास के लिए स्टेटस सिंबल था, खास तौर पर जब वह खुद को वेस्टर्न ऑडियंस के सामने एक मॉडर्न फ्री थिंकिंग इस्लाम का चेहरा बनाते हुए पेश कर रहा था। उसके आसपास हमेशा ऐसी विमेन होती थी जो वर्साचे और लुई विटॉन पहनती थी, ग्लैमरस, पॉलिश्ड, जैसे कि फैशन मैगजीन से निकली। लोग उन्हें प्यार से किटन्स बुलाते थे, लेकिन असल जिंदगी में लोग उन्हें एक और नाम से जानते थे, उसकी बार्मी आर्मी। बाहर से देखो तो ऐसा लगता था कितनी आजाद है ये, कितनी सारी चॉइसेस हैं, कितनी सुंदर और कितनी ग्लैमरस है ये। लेकिन अंदर जाते जाते पता चलता था कि ये ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे कि हर औरत एक जैसी दिखती है, हर एक का मेकअप एक जैसा है, बालों की कलरिंग एक जैसी है और कलर भी एक जैसा है, लुक एक जैसी है, ड्रेस एक जैसी है। ये सारी की सारी औरतें, उनकी सारी दुनिया एक ही आदमी के इर्द गिर्द घूमती थी। आज हम बात करेंगे अदनान अख्तर की, मॉडर्निस्ट इस्लामिक हिस्ट्री के सबसे बिजार, सबसे मीडिया सैवी और सबसे डिस्टर्बिंग कल्ट लीडर्स में से एक, अदनान अख्तर। हाय दोस्तों, मैं हूं सैम। वेलकम बैक टू कलेक्टिवली विजिलेंट। और मैं हूँ डॉक्टर डी। हिंदी के कलेक्टिवली विजिलेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये वही जगह है जहाँ पे हम सच्ची आपराधिक घटनाओं को मनोवैज्ञानिक, अपराध शास्त्र और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको क्राइम को सिर्फ सुनना ही नहीं, उसको पूरे संदर्भ में समझना पसंद है, तो कृपया कलेक्टिवली विजिलेंट के दोनों इंग्लिश और हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दीदी बताइए हमें आप अदनान अख्तर के बारे में, क्योंकि अभी तक आपकी इंट्रो से मुझे ऐसे लग रहा है कि ये टर्की का ठरकी है। बिल्कुल ठीक बोला तुमने डॉक्टर डी। लेकिन जिससे पहले मैं कहानी की ओर बढ़ूं, डॉक्टर डी से अच्छी ज्योग्राफी कोई नहीं समझा सकता। सो पहले टर्की की बैकग्राउंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको अदनान अख्तर के दिमाग में क्या चल रहा था वो समझ में नहीं आ पाएगा, या हम क्या बात कर रहे हैं वो क्लियर नहीं होगी। सो डॉक्टर डी, टर्की के बारे में पहले आप हमारे ऑडियंसेस को कुछ बताओ। तो आई थिंक दीदी इस वाले एपिसोड के लिए हमें इतना तो जानना बनता है कि 1924 में मॉडर्न टर्की का जन्म हुआ। और जो मॉडर्न टर्की है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जब नई रिपब्लिक बनाई थी तो वो उसको विदेशी मॉडल पे बनाना चाहते थे। इट वाज वेरी वेस्टर्नाइज्ड और इसके चलते उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल सेक्युलरिज्म जो है उसका निर्माण किया टर्की में। और आई थिंक उसको लाइक लिक बोला करते थे, विच इज़ सेक्युलरिज्म इन टर्की। और उन्होंने एक डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स यानी कि दियानित नाम से एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन, उनका पूरा डिपार्टमेंट था जो सुन्नी रिलीजियस लाइफ को चारों तरीके से हर तरफ से एडमिनिस्टर करता था। तो दीदी इतना तो अतातुर्क की मैंने आपको बता दिया कि इतना था। अब आप थोड़ा सा बताएं हमें आगे कि क्या हुआ। तो ये टर्की चलो जो है वो मॉडर्न टर्की एस्टैब्लिश हो चुकी है 1924 में। तो इसके बाद आपने जो ऑडियंसेस को समझाया है कि 1924 तक क्या हुआ, तो यहाँ पर आते हैं हम सीधा 1970 के दशक में। हम्म। बेहद वायलेंट पॉलिटिकल दौर चल रहा था, लेफ्ट और राइट के बीच में अनेकों लड़ाइयां चल रही थी। आखिरकार 1980s में एक मिलिट्री कू आता है और यहाँ मैं आपको दीदी 1 मिनट के लिए रोकूंगी। आई थिंक एक चीज़ मैं कहना भूल गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम अपने ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे तो शायद उनको समझ में भी नहीं आएगा कि 1970 में लोग लड़ क्यों रहे थे और 1980 में मिलिट्री कू भी क्यों हुआ था। तो शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा बोलना चाहिए था कि लोग इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि आउटवर्डली उनका कंट्रोल जो था, स्टेट जो था, वो चाह रहे थे कि लोग आउटवर्डली बड़े सेक्युलर, मॉडर्नाइज्ड और वेस्टर्नाइज लगे, मगर उनके दिल में यही था, काफ़ी लोगों के दिल में, कि अभी भी वो अपने टाइप का इस्लाम फॉलो करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो आउटवर्डली भी ऐसा दिखा पाएँ कि देर इस्लामिक। तो ये जो द्वंद्व है इसकी वजह से बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी
और 1970 के दशक में तो वो सड़कों पे आ चुकी थी जब काफ़ी असैसिनेशन वगैरह भी चल रहे थे। तो आप आगे बताएं। अब आई थिंक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हो गया, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक। तो जैसे कि आपने बोला 1970s के दशक में बेहद पॉलिटिकल, बहुत ही वायलेंट पॉलिटिकल क्लासेस चल रहे थे। दरअसल ये हमारी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहीं अदनान अख्तर ठीक 1979 में इस्तांबुल आ चुके थे। इनका जन्म हुआ था अंकारा में, और इस समय ये आ चुके थे इस्तांबुल में। दीदी मुझे और हमेशा ये चीज़ उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि लोग अंकारा के बारे में कम जानते हैं और इस्तांबुल के बारे में ज़्यादा। और जबकि टर्की की कैपिटल एक्चुअली अंकारा है, इस्तांबुल नहीं है, मगर हम लोग हमेशा टर्की को इस्तांबुल से ही के बारे में सोचते हैं। जैसे कि दिल्ली और मुंबई हो गया तो लोगों को बॉम्बे के बारे में ज़्यादा पता होता है, दिल्ली के बारे में कम पता होता है। बिल्कुल। तो 1979 में अंकारा से इस्तांबुल आ चुके थे हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट अदनान अख्तर। तो यहाँ पर अपनी उन्होंने रिलीजियस आइडेंटिटी थोड़ी थोड़ी बनानी शुरू कर दी थी, और पूरा का पूरा देश ही पॉलिटिकल क्योस में डूबा हुआ था। तो इस समय एक मिलिट्री कू आता है, और उसके बाद एक टर्किश इस्लामिक सिंथेसिस का दौर गुजरता है। तो 1990s के दशक में पॉलिटिकल इस्लाम और सेकुलर एस्टैब्लिशमेंट के बीच एक टकराव सा शुरू हो जाता है, और इस्लामिस्ट पार्टी आती है इस समय 1994 में, और मिलिट्री उस पार्टी को हटा देती है 1997 में। हम्म। इसे कहा जाता है पोस्ट मॉडर्न कू। अब इस्लाम को पॉलिटिक्स में जगह मिलनी चाहिए या नहीं, ये सब डिस्कशन उस समय चल रही थी। हम्म। अब इस बैकग्राउंड को हम यहीं पर छोड़ते हैं, और अब हम पहुंचते हैं ये इस बात पर कि अदनान अख्तर थे कौन। अदनान अख्तर का जन्म हुआ था 2 फरवरी 1956 दीदी अंकारा में। क्या आपने बोला 2 फरवरी? हाँ, 2 फरवरी। आई थिंक हम दोनों इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हम लोगों को थोड़ी दो अनप्लेजेंट सी महिलाएं पता हैं जो दो दो फरवरी को पैदा हुई थी। खैर आई एम श्योर उन दो के अलावा और इस अदनान अख्तर के अलावा आई थिंक हर कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान होगा। ये भगवान ने सिर्फ 3 के साथ गलती कर दी है। अदनान अख्तर के बारे में हमें इतना पता है कि उनका जो परिवार था, मदर, फादर, उनके एक ब्रदर थे और ग्रैंडफादर थे। तो ये फैमिली अपने आप को बड़ा सेकुलर फैमिली बताती थी। अदनान अख्तर के अकाउंट के हिसाब से मदर फादर स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन इसी समय उनके ग्रैंडफादर फ्राइडे की नमाज पढ़ना वो ज्यादा प्रेफर करते थे। तो अदनान और उनके ब्रदर को ज्यादा स्पिरिचुअल एजुकेशन घर से बिल्कुल भी नहीं मिली थी। और उनके फादर अंकारा में पनवारी का काम, ग्रोसर का काम करते थे। दुकान थी उनकी बेसिकली एक छोटी सी, और उनकी मदर सीमस्ट्रेस की तरह एक वर्कशॉप में काम किया करती थी। दीदी 1 मिनट के लिए तो मैं आपको रोकूंगी क्योंकि इस मुझे याद है कि हमने जब ये कहानी अंग्रेज़ी में भी, क्योंकि हम ये कहानी बता चुके हैं और उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कि ये वाली जो कहानी है कि उनकी माता सीमस्ट्रेस थी और जो उनके पिता हैं वो किराने की दुकान चलाते थे, ये बाद में बात पता चली थी। क्योंकि पहले तो जो अदनान अख्तर जब पब्लिक लाइफ में हम्म, पहली बार आए तो उन्होंने अपने बारे में ये बोला, आई बिलोंग टू अ वेरी सेक्युलर फैमिली, हम लोग अपर हम्म, मिडिल क्लास हैं। हम लाइक वो अपनी थोड़ी सी एक ऐसी छवि बनाना चाह रहे थे कि वो जितने अमीर नहीं थे उससे ज़्यादा वो पोर्ट्रे करना चाहते थे। तो पहले, और आई थिंक अंग्रेज़ी में ऐसी चीज़ों को रिविजनिस्ट हिस्ट्री बोलते हैं। तो ये इस टाइप के जो लोग होते हैं वो अपनी कहानी बार बार रिवाइज करते रहते हैं। तो एक रिविजन यही है कि अच्छी फैमिली का था, अमीर लोग थे, और एक ये है कि हम गरीबी, आई मीन द फैमिली वाज पुअर। तो हमें ये नहीं पता कि सच्चाई कहाँ लाया करती है। बिल्कुल। तो यहाँ आता है एक उनकी लाइफ में बड़ा चेंज जब वो हाई स्कूल जाते हैं। हाई स्कूल के आखिरी साल में अख्तर के मुताबिक रिलीजन के बारे में उन्होंने गंभीरता से सोचना शुरू किया, और ये वही समय था जब अंकारा में पॉलिटिकल वायलेंस अपने चरम सीमा पर था। डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे, बहुत सारी बॉम्बिंग्स चल रही थी। अब यहाँ डॉक्टर डी, तुम सबको पहले मार्क्सिज्म, फैशिज्म और इन सब के बारे में बताओ, ताकि एक बैकग्राउंड मिल सके अख्तर के दिमाग में। आई थिंक उनकी विचारधारा मार्क्सिस्ट नहीं थी, और उल्टा उनको ऐसा लगता था कि क्योंकि मार्क्सिस्ट, हमने बहुत सुना है कि
कार्ल मार्क्स कहा करते थे कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस। तो वो चाहते नहीं थे कि कि रिलीजन जो है वो इंसान के दिमाग में इतना घर कर ले कि इंसान अपने आसपास की मटेरियल चीज़ों को ना देख पाए। तो कार्ल मार्क्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। और अदनान अख्तूर को, क्योंकि वो इस टाइम पे यंग मैन थे, वो अपनी छवि, अपना दिमाग, अपनी आइडियोलॉजी सारी चीज़ों से बनाना चाह रहे हैं। तो अगर उन्होंने मार्क्सिस्ट लड़ाइयाँ देखी तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर वो एक प्रश्न पूछने लगे कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं। हम्म। तो क्योंकि हमने ये देखा है कि उनको प्रीवियसली कोई घर से तो स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन नॉलेज इम्पार्ट हुई नहीं थी, तो यहाँ पर अब वो खुद ही इस्लाम को सीखना शुरू करते हैं। नमाज पढ़ना तक नहीं आता था उनको स्टार्टिंग में, तो हम्म। उन्होंने अंकारा में से अंकारा के एक बुक सेलर से एक छोटी सी बुकलेट खरीदी। फिर उसके बाद वो बाहरी रिलीजियस रीडर्स की तरफ बढ़ते चले गए। हम्म। अल गजाली, इमाम रब्बानी, और सबसे ज्यादा असर डालने वाली जो बुक थी उनके लिए, सैयद नुरसी की रिसाले नूर। हम्म। तो यहाँ पर एक पैटर्न शुरू होता है और आगे चलकर उनका पूरा वर्ल्ड व्यू क्रिएट होने लग जाता है, जहां पे रिलीजन को मटेरियलिज्म और क्योस का इंटेलेक्चुअल जवाब वो मान बताना चाहते हैं। कि अगर दी तुम इस पे कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगी तो। हाँ, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एंटी मटीरियलिज्म, एंटी एथियस्ट उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो इसलिए था क्योंकि उनका घर जो है वो इतनी पास था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, पॉलिटिकल साइंस और लीगल लॉ डिपार्टमेंट के। और यूजुअली जो बच्चे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होते हैं उनमें लड़ाइयाँ और क्लैशेस थे। और वो ऐसी चीज़ें देख रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि लेट मी फाइंड आंसर्स इन स्पिरिचुअलिटी, और मैं भगवान में अपने आंसर्स ढूंढूं। तो आई थिंक इसलिए प्रॉबली उनका जो रुझान है धर्म की तरफ बढ़ता गया। बिल्कुल ठीक बोल रही हो। 1979 में अब वो 23 साल के हो चुके हैं, इस्तांबुल में शिफ्ट कर चुके थे वो। तो यहाँ पर तुम्हें जान के हैरानी होगी कि वो स्टेट एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में गए, इंटीरियर डिजाइन पढ़ने लगे। हम्म। तो और बाद में उन्होंने खुद ही कबूल किया है कि डिजाइन पढ़ना उसकी असली वजह डिजाइन नहीं थी। तो यहाँ उनको ये स्कूल इसलिए पसंद आया क्योंकि उनको लगता था यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स लेफ्ट विंग के हैं, और यहाँ पर उसके लिए उन्हें एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलेगा प्रीचिंग करने के लिए। हम्म। तो वो वहां पर अपने कॉलेज के कॉरिडोर्स में एंटी डार्विनिस्ट लिटरेचर बांटने लगे, टीचर से बहस करते थे। मतलब वो पहले से ही खुद को एक मिशन ओरिएंटेड इंसान मान चुके थे इस समय तक। हम्म। और देखा जाए तो क्योंकि वो 23 साल के हैं, हो सकता है बच्चे कुछ 17 साल के हों, 18, 19, 20। तो ऐसा उम्र के तकाजे से ही 6-7 साल अगर आपसे कोई ऊपर हो तो जो उस टाइप की जो जब उम्र होती है तो आई एम श्योर उनके आसपास लोग घेराव लगा करके सुनते होंगे उनकी ऐसी बातें। क्योंकि हम जैसे कि शुरुआत से ही बता रहे हैं कि टर्की में हमेशा ये द्वंद्व रहा है कि जो ऊपर का सेक्युलरिज्म है, जो आपको वेस्टर्नाइज दिखना है, जो स्टेट की तरफ से था, तो लोगों में थोड़ा सा आक्रोश था कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, वाई कांट वी ऑल बी फुली इस्लामिक एंड एम्ब्रेस इस्लाम। तो ये जो द्वंद्व है, आई एम श्योर इसकी वजह से उनके आसपास काफ़ी सारे उनके फ़ैन लोग होते होंगे। अब तुम्हें जान के हैरानी होगी कि 1983 से ही अख्तर में परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स दिखने लगे थे। हम्म। अथॉरिटीज उनको नोटिस कर रही थी और उन्हें लगने लगा था कि फ्री मेसन्स और ज्यूज उन्हें टारगेट कर रहे हैं। हम्म। तो क्या तुम हमारे लिसनर्स को समझाना चाहोगी ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, तो आई थिंक काफ़ी जो जिन लोगों के प्रोसिक्यूशन का जिसमें कॉम्प्लेक्स है तो उनको अपना कोई ना कोई एनिमी तो बनाना पड़ेगा, राइट। अगर मैं किसी पिक्चर की हीरोइन बनना चाहती हूँ तो मुझे कोई विलन तो चाहिए। तो अदनान अख्तर ने जो विलन था वो जूइश लोग, जबकि देखा जाए तो टर्की के अंदर ना के बराबर आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कितने ज्यूज रहते होंगे और कितने फ्री मेसन्स रहते होंगे। और फ्री मेसन्स तो उल्टा एक ऐसी कथित ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हमें ये भी नहीं पता कि सच में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। तो इट्स अ वेरी सीक्रेटिव टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो कैथलिक रिलीजन्स के एकदम एलीट सर्कल्स वगैरह में शायद है, शायद होता है। और ये डाविंची कोड नाम की जो किताब है
उसके अंदर उसके बारे में बात की गई थी। तो पता भी नहीं कि ये चीज़ रियल है या नहीं, मगर वही बात है कि अगर मेरे को किसी पिक्चर की हीरोइन बनना है और अदनान अख्तर को हीरो बनना था, तो उनको विलन की ज़रूरत थी, तो वो ऐसी चीज़ें बोल रहे थे कि दोज पीपल आर बिहाइंड मी, यू नो। और वो यही नहीं कह रहे कि मेरी ही जान को खतरा है, वो कह रहे हैं कि पूरे के पूरे टर्की को खतरा है इन लोगों से। तो वो अपने आप को उस लेवल तक रेज कर चुके हैं। तो उनकी इन्हीं हरकतों, इन्हीं आइडियोलॉजीज के पीछे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और एक फॉरेंसिक साइकेट्रिस्ट असेसमेंट किया जाता है उनका, जिसमें उनका डायग्नोसिस जो बताया जाता है वो है पैरानोया। हम्म। और उस वक्त उन्हें क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता, जो भी वो अपने विचार इधर उधर फैला रहे थे। अब मैं इस बात से बहुत ही इंप्रेस हुई, जब हम इंग्लिश का भी रिकॉर्ड कर रहे थे, हमने ये बात डिस्कस की थी कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं, लुक टर्की की एडवांसमेंट को देखो कि वहां पर फॉरेंसिक साइकाट्रिस्ट एनालिसिस किया जा रहा है, डायग्नोसिस दिया जा रहा है। हम्म। तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव बात लगी मुझे। आई थिंक हम जब हिस्ट्री स्पेशली जब हम अंग्रेज़ी में बता रहे थे एपिसोड के अंदर, तो हमने ये चीज़ नोट की थी कि क्योंकि टर्की जो लिबरलाइज हो गया था, जैसे इंडिया में 91 में हमारी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जाके स्टार्ट हुई है, टर्की में वो 80s में ही हो चुकी थी। तो टर्की में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही ज़्यादा हाई थी इस टाइम पर, पीपल वर हाईली एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा सेक्युलर सोसाइटी थी। और हमें एक चीज़ ये नहीं भूलना चाहिए कि टर्की एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज से पहले ही अपनी औरतों को राइट टू वोट दे चुकी थी। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री। तो हमें शायद इतना स्टन नहीं होना चाहिए कि दे वर यूजिंग साइकोलॉजी इन द 80s, बट इट्स फैसिनेटिंग कि ये लोग इस बंदे के लिए दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसको कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है। बिल्कुल। तो 1984 और 85 में ये अपना चुपचाप से एक नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क जिसमें कि यंग एफ्लुएंट फॉलोअर्स हैं और एंटी डार्विनियन, एंटी मेसनिक मटेरियल पब्लिश करने लगते हैं। हाँ, जो उनकी विचारधारा है वो बेसिकली यही चाह रहे हैं कि जितने ज़्यादा बकरे मेरे मैं फंसा सकता हूँ। बिल्कुल। और हम्म। अगर हम एक पैटर्न देखें तो फाइन आर्ट्स में जाना, इंटीरियर डिजाइन करना, तो पहले से हमें मालूम है कि एक एफ्लुएंट ग्रुप ही ये सब करता है। हम्म। आम लोग इन सब कोर्सेज के अंदर उस समय नहीं जाते थे। हाँ, मतलब इस वजह से अंग्रेजी में कहेंगे ही वॉज प्लेइंग द लॉन्ग गेम। क्योंकि राइट। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि टर्की के अंदर, जैसे कि हमारे इंडिया में भी होता है कि आपको किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में घुसना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि आप बस एकदम घुस जाएं पैसे देके, अनलेस कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। और ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी के, सिनान समथिंग यूनिवर्सिटी का नाम था जिसमें ये भर्ती हुए थे। तो काफ़ी लॉन्ग गेम खेल रहे हैं कि, और मेरे को हमेशा इनके बारे में एक चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग लगती है कि काफ़ी छोटी उम्र में ही इन्होंने ये सोच लिया कि हर कोई मेरी बात सुनेगा। तो एक ये बिल्कुल। थोड़ा रिफ्लेक्शन है कि इनके अंदर कितना अपने बारे में, क्या विचारधारा है इनकी अपने बारे में। आई मीन आई और जस्ट फाइंड इट कॉन्फिडेंट, फैसिनेटिंग। एग्जैक्टली, बहुत ही कॉन्फिडेंट स्टार्टिंग से ही इज कमिंग अक्रॉस एज वेरी कॉन्फिडेंट मैन। उन्हें कितना भरोसा है अपने ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे चलते हुए मटेरियल तो पब्लिश कर ही रहे थे। 1986 में हम्म। अपनी पब्लिक स्पीचेस में ओपनली कहना शुरू कर दिया कि जो ये सेकुलरिज्म है ना, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और वो ये बात बार 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 दोहराते थे हर जगह जहां पर जाते थे। हम्म। इस वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ आता है एक बड़ा दिलचस्प सवाल कि ये आदमी क्या जेन्युइनली मेंटली अनवेल है, या ये सब कुछ बड़ा कैलकुलेटेड चल रहा है क्या? आई थिंक इसके बाद यही हुआ कि क्योंकि उन्होंने 86 में उसको अरेस्ट करके उन्होंने शायद 10 महीने के साइकियाट्रिक होल्ड में डाल दिया था, बिकॉज हम्म, ये ऐसी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें कह रहे थे। तो बिल्कुल। एक चीज़ जो मेरे को लीगल रूप से बहुत ज़्यादा मेरे को क्वेश्चन जो खा रहा था इस एपिसोड के अंदर, वो अभी भी मुझे खा रहा है, विच इज़ कि ऐसे इन्होंने क्या कह दिया कि सरकार को लगा कि इनको उठा करके जेल में डाल देना चाहिए। तो बिल्कुल। एंटी इन्फ्लामेटरी स्पीच मैं समझती हूँ, मगर इसमें देखा जाए तो जिनके खिलाफ ये चीज़ें बोल रहे हैं, जूइश पीपल और एंटी मेसनिक, उनकी ऑलमोस्ट ना के बराबर पॉपुलेशन है टर्की के अंदर। तो मेरे को ये काफ़ी चीज़ फैसिनेटिंग लगी कि ये इतनी स्ट्रिक्ट सेक्युलरिज्म था कि इनकी ऐसी बातें कहने पर ही उनको जेल में डाल दिया, और नॉट जेल, इनको साइकियाट्रिक होल्ड में 10 महीने डाल दिया। एंड बिल्कुल। जैसे आप कह ही नहीं थी कि देवर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये इंसान पागल है क्या। बिल्कुल।
अब यहाँ पर बात ये आती है कि दोबारा से डॉक्टर से इनका डायग्नोसिस करवाया जाता है और डॉक्टर्स के मुताबिक इनको जेन्युइनली पैरानोया है और लेकिन वो चलते ही जा रहा है। और उसके बाद ये होता है कि साइकेट्रिस्ट इनको डिल्यूजनल भी बताते हैं कि भाई ये डिल्यूजनल है और बाद में वो पूरे सिस्टम को जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं ना, हमें नजर आएगा कि कुछ तो अलग था इनके अंदर। तो अब वो जेन्युइनली बीमार थे या नहीं, उनकी साइकोलॉजी आगे चलकर साइकोलॉजिकली मतलब वो इतने स्ट्रांग थे कि वो आगे चलकर पूरा कंट्रोल सिस्टम खड़ा कर देते हैं अपना। पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ उन्हीं का है। तो मध्यम 80 के दशक से ये स्टार्ट करते हैं कि बिल्कुल अपर क्लास इस्तांबुल के यंग लोगों को अपने में और इनके काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट्स ही थे जो इनके शागिर्द बन जाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल वही लंबी गेम खेल रहे हैं। तो अब ये उम्र के तकाजा इनका ये है कि ये 26-27 साल के हो चुके हैं, अभी डिग्री पूरी नहीं हुई है। अब अपने आप को ये सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? तो शुरुआत में इनके जो फॉलोअर्स थे वो थोड़े ये उन पर निर्भर रहे। मिड 80s तक चलते चलते इन्होंने अपर क्लास के जो लोग थे इस्तांबुल में उनको काफी अट्रैक्ट करना शुरू कर लिया था। तो करिज्मेटिक तो थे, वो ऐसी बातें बोल रहे थे जो अपर क्लास एलिट्स को उनके साथ रेजोनेट कर पा रहे थे। तो यहाँ पर जो ये सपोर्टर्स थे वो इनको खाली एक फिजिकल सपोर्ट नहीं दे रहे थे, बट मॉनेटरी सपोर्ट जो कि बहुत जरूरी थी इस समय, क्योंकि वो काम तो कर नहीं रहे थे, डिग्री पूरी हुई नहीं थी। तो वो उनको पैसा देते जा रहे थे और नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग बनता जा रहा। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि उनको क्या मिल रहा था? अदनान उनको पर्पस का एक एहसास दे रहे थे, बिलोंगिंगनेस दे रहे थे। तुम्हें ध्यान है कि हमने अपने पुराने कल्ट एपिसोड में ये सब चीजें डिस्कस की हैं कि एक करिज्मेटिक लीडर लोगों को एक ठहराव देता है। हाँ, और एक राह दिखाता है। और वो जो राह थी इनके दिमाग जितने भी इनके फॉलोअर्स थे वो तो चाह ही रहे थे कि कोई उनको स्पिरिचुअल राह दिखाए। और आई थिंक ये जो बेसिक ह्यूमन नीड है कि आपकी जो बेसिक नीड्स अगर फाइनेंसेस, खाना पीना, घर वगैरह पूरा हो जाता है तो अब्राहम मैस्लो का पूरा वो है चार्ट कि एक टाइम के बाद वी आर ऑल लुकिंग फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। तो अभी तक जो भी ये कर रहे हैं मेरे को उसमें ऐसे कोई बुराई नहीं दिख रही। अभी तक तो इन्होंने ऐसे कुछ हाथापाई नहीं की है, लोगों को मारा वारा नहीं है। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बड़े कट्टर हैं अपने बिलीव्स में और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप कह रही थी उनकी करिज्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर देखा जाए एक पोस्ट कू के बाद लोगों को कहीं ना कहीं कुछ प्रश्नों के जवाब चाहिए और कोई ना कोई चाहिए, और वो कोई ना कोई बने अक्सर। अब आगे इनकी फैमिली थी बड़ी अलग तरीके की। जैसे कि स्टार्टिंग में तुमने बोला कि ये अपनी कहानी क्या बदल देंगे, तो बिल्कुल यही हुआ। 1987 में जेल से छूटने के बाद अख्तर ने अपने मूवमेंट को लाइक दुगना कर दिया। लगभग 1989 में अपना नेटवर्क बहुत आगे फैला लिया और एंटी एवोल्यूशन पब्लिशिंग्स पर जोर देने लगे। आगे चलकर बड़ी फेमस एटलस ऑफ क्रिएशन बनाई गई और ये हर चीज का बेसिस बन चुका था। अब दोबारा से यहाँ पर एक सवाल उठता है कि उनके जो फॉलोअर्स एक तरह से कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक की तरफ लौटना चाह रहे थे, तो वो बाद में, क्योंकि पहले तो हमने ये डिस्कस किया ना कि वो ठहराव चाह रहे थे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाह रहे थे, तो बाद में ऐसा क्या हुआ कि वो ग्लैमरस मॉडर्न इमेज के साथ कैसे फिट होते गए? मगर आई थिंक अगर हम टर्की की तरफ अगर हम नज़र उठाकर देखें तो टर्की का जो इस्लाम है वो क्योंकि 1924 के बाद जब से कैलिफेट ख़त्म हुई थी और अतातुर्क ने जब से सेक्युलरिज्म को एस्टैब्लिश किया था, तो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग काफ़ी वेस्टर्नाइज टाइप के लोग हैं। तो आपको आई थिंक दैट्स वाई हमें इनकी जो क्लोथिंग जो इनके आसपास लोग पहन रहे थे वो बड़ी मॉडर्नाइज क्लोथिंग थी। उनको देख करके ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लोग कट्टर वट्टर होंगे। तो आई थिंक इनका जो ये जो द्वंद है यही लोगों को काफ़ी पसंद आता होगा कि स्पिरिचुअली ये हमें हमारे शेपर्ड हैं, स्पिरिचुअल शेपर्ड हैं ये हमारे, मगर ये हमें जैसे खाने पीने में और पहनने वगैरह में टोकते नहीं है। तो आई थिंक ये जो हैं काफ़ी अच्छे से उसको बैलेंस कर पा रहे थे, जो फिलहाल तक तो मुझे यही लग रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला तुमने। लो प्रोफाइल रखते रखते उन्होंने वो कंजर्वेटिज्म लोगों को पहले तो अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, तो यहाँ आइडियोलॉजिकल क्रेडिबिलिटी भी बना ली, साथ साथ में बड़ा फ्लैशी मीडिया पर्सोना भी क्रिएट करते गए वो। हम्म। तो अब आते हैं हम आगे और चीजों पे जो थोड़ी सुनने में अटपटी सी लगेंगी। हम्म। तो क्या इस आदमी की कोई नॉर्मल पर्सनल लाइफ नहीं थी? अभी तक हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया कि क्या इन्होंने कोई शादी की थी, इनके हम्म। बच्चे थे, फैमिली के साथ क्या हुआ। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक कन्वेंशनल हाउस होल्ड में आप मतलब एक टाइम के बाद इंसान में ठहराव आ जाता है, नौकरी, शादी, बच्चे। पर यहाँ पर कोई रिलायबल एविडेंस, जैसा कि तुम्हें पता है कि रिसर्च के दौरान हमें कुछ भी नहीं मिला हाँ, कि तो उनकी क्योंकि कोई। क्योंकि दीदी, ना तो इन्होंने कभी अपनी डिग्री ख़त्म की, ना हम्म, तो इनको कोई नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स हैं इनको पहले ही दिन से बैंक रोल कर ही रहे थे। तो बिल्कुल कन्वेंशनल चीज़ें ऐसे लोगों के सामने चलती नहीं हैं, और ये 34-35 साल के हो चुके थे, और तब तक जैसे कि आपके सही कह रही हैं कि यूजुअली लोगों का परिवार होता है, मगर आई थिंक इन्होंने अपनी जो सारी की सारी एनर्जी है वो इसी इंस्टीट्यूशन में ही झोंक दी कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो दिन दुगने और रात चौगने हो जाएं। तो उनका जो पूरा का पूरा फोकस था वो इस इंस्टीट्यूशन की तरफ था कि लोग मुझे सुने, मेरी बात करें। और जैसा कि तुमने भी बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, बाय दिस टाइम उनके 20 से 30 फॉलोअर जमा हो चुके थे और अधिकतर सभी इस्तांबुल की वेल्दी फैमिलीज थी, हम्म। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे। तो एक अलग ही तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका था। बायोलॉजिकल फैमिली एक तरफ, साथ में वो अपने आसपास एक ऑल्टरनेटिव फैमिली बनाना कर शुरू कर चुके थे। हम्म। तो ये सब होता रहा 1991 के आसपास। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप की तरह एक फाउंडेशन के रूप में हम्म। ये स्टार्ट हुआ और BAV रिसर्च फाउंडेशन के नाम से फेमस हो गया। हम्म। और यहीं से उनकी प्राइवेट लाइफ और ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ को अलग करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया। वो कब ब्लेंड हो गई कुछ पता ही नहीं चला। हम्म। अब हम जाते हैं, शादी की हमने बात की कि हमें कोई एविडेंस है ही नहीं कि वो नॉर्मली लीगली मैरिड थे या नहीं थे। लेकिन बाद में कोर्ट रिकॉर्ड्स और विटनेस अकाउंट्स हमें ये बताते हैं कि उन्होंने अपना खुद का एक सेक्सुअल और मैरिटल स्ट्रक्चर खड़ा करा हुआ है। हाँ। उनके आसपास रहने वाली जो औरतें थी उनको एक्चुअली सिस्टर्स कहा जाता था। और कोर्ट टेस्टिमनीज के हिसाब से अख्तर इनमें बहुत सारी औरतों के साथ रिलीजियस या फिर इमाम मैरिजेस कर रहे थे, जो कि टर्किश लॉ के तहत लीगल रिकॉग्निशन नहीं रखती हैं। हम्म। तो ऑन पेपर उनका कोई पार्टनर नहीं था, हम्म। लेकिन अपनी वो जो उन्होंने एक करीबी औरतों का ग्रुप बनाया था, सिस्टर्स जिनको कहते थे, हम्म। उनके साथ काफी रिलेशनशिप्स बनाए उन्होंने। और कितना और कॉन्ट्रडिक्टरी है, आप कहने को वो आप उनको सिस्टर्स बुला रहे हो, और आप उनके साथ कर क्या रहे हो? आप उनके साथ बेसिकली, आई मीन, मैरिटल स्टेटस, मैरिटल कॉन्जुगल चीज़ें कर रहे हो, और आप कहे उनको बिल्कुल बहने रहे हो। तो हमें इनका दोगलापन यहीं से दिखने को मिलता है कि जब तक उनको, क्योंकि उनके पास 20-30 बहुत ज़्यादा रिच लोग जो सोसाइटी में काफ़ी इस्टेब्लिश थे, क्योंकि वो अब तक वो उनके फॉलोअर्स बन चुके थे, तो अब इसके बाद उन्होंने अपना जैसे कि रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक बोल रही हो। और कुछ टेस्टिमनीज तो ऐसी हैं कि वो ये कह रही हैं, टेस्टिमनीज में कहा गया है कि कई एक समय पे कई साथ कई औरतों को रिलीजियसली सैंक्शन पार्टनर्स मान रहे थे वो। हम्म। और ग्रुप के बाहर शादी करने से सब लोगों को डिस्करेज किया जा रहा था। तो जबकि अख्तर खुद बड़ी एक्सेप्शनल पोजीशन पर थे, वो जो चाह रहे थे वो कर किए जा रहे थे। तो ये उनका कंट्रोल का सबसे पहला मैकेनिज्म बन चुका था, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोगों को अपनी लॉयल्टी दिखानी थी तो हम्म। अख्तर जो कह रहे थे, जैसा कह रहे थे, उनको वो मानना पड़ रहा था। हाँ, और आई थिंक हम, क्योंकि हम लोग इंडिया से हैं, तो हम लोगों को ये चीज़ें अजीब नहीं लगती, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत होता है कि अगर आप के कोई डेरे में हो, या हम्म, आपके कोई किसी आश्रम, या किसी किसी के भी आप कल्ट में हो, कल्ट नहीं कहेंगे हम, छोटा सा किसी की भी टोली में हो आप, तो बिल्कुल आपके बाबा जी जो बोलते हैं, पीपल डू दैट ओनली। तो हमें इतना नहीं वियर्ड लग रहा अभी तक कि इन्होंने ऐसा किया, बट हाँ, हमें अब ये ज़रूर
दिखने को मिल रहा है कि इन्होंने अपने थोड़ा थोड़ा रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया कि जिनको आप कहने को आप बहनें बोल रहे हो, आप उनके साथ बेसिकली रासलीला नचा रहे हो। तो ग्रुप के अंदर एक हायरार्की थी। हम्म। अब ब्रदर्स और सिस्टर्स, ब्रदर्स यानी जो मेल फॉलोअर्स थे, हम्म। जो लीडरशिप पोजीशन पे थे, उनको ब्रदर्स के नाम से, और उनको एक ओहदा दे दिया गया था ब्रदर्स का। ऐसे ही सिस्टर्स का ओहदा दे दिया गया था, यानी अंदर की करीबी जो हम्म। उनकी कोर टीम थी, बेसिकली वो ब्रदर्स और सिस्टर्स के नाम से फेमस थी। हम्म। अब ऑर्डिनरी मेंबर्स बाहर शादी नहीं कर सकते थे, हम्म। तो कुछ औरतों को तो उसमें से रिलीजियस मैरिजेस में डाल दिया गया, जहां पर कि लीगल रिकॉग्निशन के लिए, मतलब लीगल रिकॉग्निशन के तौर पर उनको एक्सक्लूसिव बना दिया गया। हम्म। अब नतीजा क्या हुआ? बाहर वो शादी कर नहीं सकते, अख्तर के लिए वो एक्सक्लूसिव हो चुकी हैं औरतें, तो यहाँ आ गई डिपेंडेंसी, और बाकी सबसे वो लेडीज सब आइसोलेट हो चुकी थी। हम्म। तो अब इनके पास अपने फॉलोअर्स की पर्सनल लाइफ में के लिए बहुत ही भारी लेवरेज आ चुका था, कि वो लोगों को, वो इस पोजीशन पर आ चुके थे कि वो इन औरतों को अब ब्लैकमेल कर सकते थे और उनसे जो चाहे करवा सकते थे। हम्म। और आई एम श्योर ये चीज़ें ये सिर्फ औरतों के साथ ही नहीं, आदमियों के साथ भी कर रहे थे, क्योंकि जब आप किसी ग्रुप में हो और आप अपना 24 घंटे में से अगर आप 23 घंटे किसी के साथ बिता रहे हो, तो चाहते ना चाहते हुए वो इंसान जो है आपके आसपास हैं ग्रुप में, वो आपके बारे में बिल्कुल। कुछ ऐसा जान ही लेंगे जो कल को आप ही के खिलाफ यूज़ हो सके। तो यही यही सारे कल्ट लीडर्स करते हैं। हमने एक्चुअली काफ़ी सारे कल्ट लीडर्स को पहले भी कवर किया है, जिसमें से बाबा राम रहीम और आसाराम, और एक शैरन गैंस नाम की भी एक हमने कल्ट लीडर है, उनको भी, एक हमने केनिया के कल्ट लीडर को भी हमने जो किया था। तो हम सब में उसमें पैटर्न यही दिखता है कि ये लोग जो हैं, जो आप ही के सीक्रेट्स आपके खिलाफ यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और वही बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन मैन्युफैक्चर करते हैं। आपका कोई सीक्रेट हो भी ना, यही ऐसी सिचुएशन मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसी की जो इन्फॉर्मेशन है आपके खिलाफ यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो जोन से भी एपिसोड मैंने अभी मेंशन किए हैं वो सब हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप कृपया देख लीजिएगा उनको भी। अब हम बात करते हैं किटन्स की, जो मीडिया का चमचमाता, चमकीला, ग्लैमरस साइड थी, ग्लैमरस चेहरा था। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम कुछ स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हम एकदम से रुक जाते हैं जहां पे कोई चीज बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। हम्म। अब सोचो, एक औरतों का ग्रुप हो जो बिल्कुल एक जैसी दिख रही हो, हम्म। एक से बढ़कर एक सुंदर, कि आप ये बताना पाओ कि कौन सी ज्यादा सुंदर है, कौन सी कम। तो ये हम्म। थी किटन्स की साइकोलॉजी, ये थी मेंटालिटी ग्रुप के पीछे। तो 2006 और 7 के आसपास अदनान अख्तर अपनी सो कॉल किटन्स के लिए बहुत फेमस हो गए, बहुत मशहूर हो गए। हम्म। इससे कई कई लोगों को वो प्ले बॉय का कनेक्शन भी समझ में आ रहा होगा। अगर रिलेशन नहीं बन पा रहा है तो बहुत ही सुंदर औरतें थी इनके आसपास। अब हम्म। यहीं से मीडिया में उनकी इमेज चेंज होना शुरू हो गई। अब वो एक क्लोज ग्रुप नहीं चला रहे थे, एक बहुत ही बड़ा मीडिया पर्सोना कल्टीवेट कर चुके थे। हम्म। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं या हमारा इंग्लिश का पॉडकास्ट चैनल नहीं सुना है, तो एक टिपिकल किटन क्या थी, दी तुम बताना चाहोगी? एक टिपिकल किटन इज़ अ वेरी हेविली मेड अप वुमन, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ब्लॉन्ड बाल, खूबसूरत, आई मीन बिल्कुल उनके फेस पे आप अगर ढूंढना चाहें कि भगवान ने कहीं पे गलती से कुछ उनको ढंग से नहीं बनाया होगा तो आपको नहीं मिलेगा। देवर ऑल बेसिकली कॉपीज़ ऑफ ईच अदर, और बहुत ज़्यादा ग्लैमरसली ड्रेस्ड। क्योंकि बाय द वे, हमें टर्की के बारे में ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि आधा, हाफ ऑफ टर्की इज़ इन एशिया और दूसरा हाफ इज़ इन यूरोप। तो टर्की में, एंड स्पेशली जो इस्तांबुल की जो साइड है वो यूरोपियन साइड है, और अंकारा जहाँ से ये आए थे वो एशियन साइड है। तो वहाँ पे मॉडर्न कपड़े पहनना ये सब उनकी तहजीब में ही है। बिल्कुल। मगर इट्स जस्ट दैट कि इनके में, इन्होंने आसपास जो किटन्स अपनी जो औरतें जिनको हम किटन्स बोल रहे हैं, जो ऑफ कोर्स डेरोगेटरी तरीके से बोल रहे हैं कि हम उनकी आइडेंटिटी उनसे छीन रहे हैं, हम किसी भी औरत का नाम भी नहीं आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उनसे छीनी जा चुकी थी, तो उनको सिर्फ किटन्स के नाम से बोला जा रहा है। मगर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत औरतें, आप कोई भी हॉलीवुड बॉलीवुड की एक्ट्रेस के बारे में सोच लीजिए जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो अगर आप इमेजिन करेंगे तो ये सारी किटन्स बिल्कुल ट्रू कॉपी थी एक दूसरे की। बिल्कुल। अब अख्तर का मॉडल क्या था? रिलीजन के साथ स्टाइलिश प्रेजेंट करना। तो फेथ और फैशन में कोई फर्क ना हो,
बेसिकली ऐसी ब्लॉन्ड या ब्रूनेट औरतें हमेशा उनके आसपास रहती थी और दिखती थी। हम्म अब बाहर से देखने में तो बड़ा केयरफुली क्राफ्टेड पर्सोना था, एक हम्म करिस्मेटिक लीडर है जो रिलीजन और मॉडर्निटी को मिक्स करता हुआ दिखते हैं, हम्म वेल्दी हैं, वेल्थ से घिरे हुए हैं, मीडिया प्रेजेंस अमेजिंग है। तो ये किसको देखा जाए तो किसको अट्रैक्ट नहीं करेगा कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो और आप जैसा दिखना चाह रहे हो, सुंदर से सुंदर बनना चाह रहे हो, आप अपनी मॉडर्निटी भी साथ लेकर चल रहे हो। मुझे तो ये चीज़ रिमाइंड करती है दीदी कि सोशियोलॉजी में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। जो सोशियोलॉजी जो थी वो एमिल डुर्कहाइम ने एस्टैब्लिश की थी। और एमिल डुर्कहाइम के बाद जो काफ़ी एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं उनका नाम था मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर के कहने के हिसाब से उन्होंने जो किताब लिखी थी दैट वाज अबाउट द प्रोटेस्टेंट एथिक्स ऑफ अमेरिका। कि ऐसा जो रिलीजन जिसके अंदर काम जो है आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा एंड दैट मनी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ गुड गॉड इज़ टूवर्ड्स यू। कि आप में आपको याद है दीदी व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो ना एक ना बाबा जी टीवी पर आया करते थे और वो कहते थे हाँ कृपा तुमने ना शायद ये नहीं बड़े दिनों से पकौड़े नहीं खाए, पकौड़े खाओ देखो कृपा आ जाएगी। राइट। तो ये उस टाइप का ही है कि मतलब काफ़ी रिलीजन्स में ये माना जाता है कि अगर आपके पास बेशुमार पैसा है तो दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ गुड गॉड इज़ टूवर्ड्स यू। और इनसे ज़्यादा गुड आई मीन कौन ब्लेस्ड होगा जिनके आसपास इर्द गिर्द ऐसे लाइक अप्सराएं हैं और इतना पैसा है और वेल्दी रिजॉर्ट्स और महंगी गाड़ियाँ। तो ये कृपा ही कृपा बनी हुई थी इनके ऊपर उस हिसाब से। और इसी कृपा के चलते इन्होंने और भी लोग अट्रैक्ट कर लिए क्योंकि जैसे कि अब मेरे को अब वो डायलॉग याद नहीं है दीदी, शायद आपको याद होगा, आपने शायद कुछ कुछ होता है देखी होगी, याद है कि उसमें वो कुछ कुछ होता है में वो कहती है कि सारे लड़के वहाँ क्यों देख रहे हैं क्योंकि सारी लड़कियां भी वहीं देख रही हैं, कुछ ऐसे करके, ये रिमेम्बर। तो हाँ बिल्कुल मुझे बिल्कुल कि हर कोई क्या देख रहा है, तो लड़के ये देख रहे हैं कि लड़कियां क्या देख रही हैं कि लड़के क्या देख रहे हैं। हाँ हाँ समथिंग ये आई रिमेम्बर यार। हाँ तो कुछ ऐसा ही है कि मतलब हम सब आई थिंक एज ह्यूमन बींग्स यही होता है कि अगर 10 लोग मुड़ के एक जगह देख रहे हैं, आपको कोई भी क्यूरियोसिटी ना भी हो तो भी आपका सर भी पीछे मुड़ के देखेगा। राइट। तो उसे यहाँ कहते हैं पे भाई साहब क्या हुआ इफेक्ट, भाई साहब क्या एग्जैक्टली हुआ। भाई साहब क्या हुआ एग्जैक्टली तो यहाँ पे ये था कि क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लैमर और अट्रैक्शन और उन्होंने जो अपना टेलीविज़न नेटवर्क भी चला दिया तो उनकी वो 24/7 जो उनका प्रोसलटाइजेशन था वो स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। तो 2010 तक 2010s में काफी मरमर सुनाई देने लगे, फॉर्मर मेंबर्स अब थोड़ा बाहर आने लगे और बातें बाहर निकलने लगी। तो मिड 2010s तक टर्किश अथॉरिटीज को इस ग्रुप के बारे में काफी चीजें पता लगने लगी और वो इस ग्रुप के को बेसिकली गंभीरता से देखने लगे। हम्म थोड़ी इन्वेस्टिगेशंस होने लगी और एक टाइम के बाद 2010 के बाद बेसिकली फुल ऑन इन्वेस्टिगेशन में बदल गया और काफी अरेस्ट भी हुई इस समय पे। हम्म अब मोस्ट रिसेंट, मैं इसको रिसेंट इसलिए बोलूंगी कि 2018 की बात है ये। हम्म 2018 की रेड के बाद 3908 पन्नों का 3908 पन्नों का इंडाइटमेंट फाइल किया जाता है हम्म 226 डिफेंडेंट्स के खिलाफ, हम्म जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा है और बहुत डिटेल है। हम्म तो जिस इसमें 26 लोगों को फॉर्मली विक्टिम माना जाता है हम्म और 99 को कंप्लेनेंट्स के रूप में दर्ज किया जाता है। हम्म 23 लोग विक्टिम्स सॉरी विटनेसेस विटनेसेस। की, हाँ जी हम्म सॉरी, विटनेसेस की हम्म तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं। अब हम्म चार्जेस में एक पूरी लिस्ट है, तो हम्म सेक्सुअल ऑफेंसेस से लेकर अनलॉफुल कन्फाइनमेंट, फाइनेंशियल क्राइम्स, इलीगल वेपन्स, ब्लैकमेल, यहाँ तक कि अटेम्प्टेड मर्डर का भी चार्ज लगाया जाता है। और एक चीज जो मुझे बहुत हैरानी हुई थी, मैंने कल भी तुमसे ये डिस्कस की थी, कि इसमें एक अटेम्प्टेड एस्पियोनाज का भी आरोप शामिल किया गया था। हम्म और एस्पिनाज यूजुअली बेसिकली स्पाई मूवीज़ में जो हम देखते हैं कि आप दूसरे देशों की जो इंटेल है अगर बेचते हैं या खरीदते हैं उसको एस्पिनाज बिल्कुल कहते हैं। तो बेसिकली सुई से लेकर के प्लेन तक सारे वाले क्राइम्स इन्होंने कर दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। और तो तभी ना आज तक 3,000 पेज की इंडाइट 3,900 पेज की जो इंडाइटमेंट है उसमें कुछ तो वो अगर उन्होंने सिर्फ पेज पे सिर्फ यही लिखा हो कि इसके इतने सारे क्राइम्स हैं, आई थिंक उसी में 3,000 तो हो ही जाएंगे जितने बिल्कुल इनके बिल्कुल। क्राइम्स हैं। जब केस
पहले ट्रायल से गुजरा, उसके बाद अपील में पलट दिया गया। तो अभी रिसेंटली 2022 में रीट्रायल हुआ है और आखिरकार टर्की की सबसे बड़ी एपीलेट कोर्ट तक ये केस पहुंच गया है। हाँ, और अब तो अब इनको सजा भी हो चुकी है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आई थिंक अगर 10 चार्जेस समझते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम अगर चार्जेस को अगर कुछ कैटेगरीज में अगर डाल देंगे तो हमें समझना इजी रहेगा, क्योंकि इतने सारे क्राइम्स हैं कि हमें समझना पड़ेगा कि कितना व्हाट्स द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ हिज क्रिमिनलिटी। तो मैं चार्ज बताती हूँ। तो पहला चार्ज है ये पूरी एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब तो जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑफ कोर्स है ही कि अगर आप क्योंकि इन्होंने अपने काफ़ी सारे फॉलोअर्स के जो जैसे घर हैं वो अपने नाम पे ले लिए, लोगों की ज़बरदस्ती शादियां एक दूसरे के साथ करा रहे हैं, कई लोगों को निकलने नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें आपने अपने नीचे सो कॉल्ड भाई और सो कॉल्ड बहनें रखी हुई हैं जो दूसरे लोगों पे कंट्रोल करेंगी, तो ऑफ कोर्स अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो इट्स लाइक एनी माफिया काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कि बिल्कुल उसमें भी लोग जो हैं वो चंगुल में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते, और ये धर्म के नाम पे कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिमिनलिटी पे ही चल रहा था। चलिए बिल्कुल। तो आप। इनके स्ट्रक्चर को टर्नस्टाइल सिस्टम से माना जाता है कि ये चला रहे थे उसको। तो कोर्ट्स मान रहे हैं कि अदनान अख्तर की अथॉरिटी इतनी ज्यादा एब्सोल्यूट थी कि मेंबर्स उन्हें मादी मानते थे। और उसका रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है कि वो बहुत समझदार थे, उनको रिलीजन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। लेकिन टर्किश लॉ में एक प्रोविजन है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुए हुए क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो कोर्ट्स उनके मैनेजमेंट लेवल तक कन्विक्शंस को बरकरार रखा गया और हटाई नहीं गई वो कन्विक्शंस। हाँ, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते ना कि सिर्फ एक अदनान अख्तर ने ही सब कुछ किया है, जिनकी जो नीचे वो तो सिर्फ मुंह से बोलते होंगे कि ये मुझे चाहिए, और फिर आसपास वो भी तो होते हैं इनके शागिर्द जो भाग भाग के सब कुछ करते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पार्ट है दे हैव टेकन पार्ट इन सम सॉर्ट ऑफ क्रिमिनलिटी। तो ऑफ कोर्स जब कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और जब स्टार्ट होता है कानून तो उनको 10 साल तो उनकी इन्वेस्टिगेशन चली है, तो वो 3000 पन्नों में उन्होंने एक एक इंसान का नाम लिखा होगा। बाय द वे हम उनमें से किसी का भी नाम नहीं लेंगे। एक तो ये बात है कि ये टर्किश नाम है और हम बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन एकदम ही ख़राब बोलेंगे। दूसरा ये कि इतने ज़्यादा सिर्फ नाम ही नाम जो है वो कहानी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं कि एक के बाद एक नाम ही है। तो और जो आप जानते ही हैं कि विक्टिम्स का नाम कभी भी खुले में ऐसे बोला नहीं जाता, तो उनको भी जो विक्टिम्स हैं उनको अपनी प्रिवेसी चाहिए, तो हम उनके नाम नहीं बोलेंगे। तो दीदी आप सही कह रही हैं कि ये बिल्कुल ही क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। और तो मेहदी जो मुझे समझ में आया है वो हमें अब एज आई थिंक एज यू कैन टेल वी आर नॉट फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। हाँ एग्जैक्टली। और प्लीज़ हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिना डांटे सिर्फ बता दीजिएगा कि हमने क्या गलती की है, हाउ वी विल ट्राई टू फिक्स इट। तो जो मुझे जितना समझ में आया कि मेहदी जो है इनका काफ़ी सिग्निफिकेंस है इस्लाम में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो डे ऑफ जजमेंट होगा उससे पहले एक जैसे कि अवतार ही मान लीजिए कि एक ऐसा मसीहा आएगा जो आपके बेसिकली आपका जो सोल है उसको हेल्प करेगा हेवन तक पहुंचने में। वो इतने ज़्यादा समझदार माने जाते हैं, तो उनको मेहदी बोला जाता है क्योंकि उनको इस्लाम के बारे में कुरान के बारे में सब कुछ पता है, और क्योंकि वो सर्व नोइंग है, लाइक ऑल नोइंग, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनाइसियंट है, तो उनका वो दर्जा है। तो आई होप हमने समझाने में थोड़ी सी अगर गलती की है तो आप यू विल बेयर विद अस। अब हम चलते हैं चार्ज नंबर 2 की तरफ, जो कि प्राइमरीली सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड है। और अगर तुम्हें ध्यान होगा अभी पीछे मैंने मेंशन किया एक टर्नस्टाइल सिस्टम। तो ये वाला पार्ट केस का सबसे डार्क पार्ट बताया जाता, मतलब अगर आप रिसर्च करो तो सबसे डार्क पार्ट है ये। हाँ, और मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही लगा कि दीदी इन्होंने जो इवन टर्किश वर्ड था
उसमें भी टर्न काइट ही लिखा हुआ था, हाँ, और टर्न टर्न काइट स्टाइल। सिस्टम। हाँ, या सो जो बिल्कुल। टर्न स्टाइल होता है वो बेसिकली एक ऐसा डोर होता है, आप किसी फैंसी होटल में जाएं तो आपको, हाँ, आपने देखा होगा बाहर से, वो ना एक ऐसा लाइक एक रिवॉल्विंग पर्सन जैसा। ही एक बार में घुस हम्म, पाता है, राइट? तो ऐसे गोल सा ब्यूटीफुल कांच के बने हुए ऐसा डोर होता है, बेसिकली इट्स लाइक इन एंड आउट, इन एंड आउट। सो वहाँ से ये वाला वर्ड आया है, इट्स अ टर्न स्टाइल सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो टर्किश ने, अथॉरिटीज़ ने जो एक्चुअल वर्ड यूज़ किया है। बिल्कुल। तो 2022 के जजमेंट के मुताबिक अख्तर ने ये सिस्टम डिजाइन किया जहां पे मेल मेंबर्स इसको इम्प्लीमेंट करते थे, हम्म। विमेन और गर्ल्स को डिसीव करना, रोमांटिक झांसों में डालना हम्म। और रिलीजन के नाम पे मैनिपुलेट करना। उसके बाद उनको वो रिक्रूट रिक्रूट करते थे और धीरे धीरे उनकी सेक्सुअल बाउंड्रीज उनसे पार करवा दी जाती थी। हम्म। तो और अल्टीमेटली उन्हें मल्टीपल मेल मेंबर्स के साथ और कई बारी खुद अख्तर के साथ भी सोना पड़ता था। हम्म। तो कोर्ट्स ने इसको साफ तौर पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम बताया। हम्म। और यहाँ पर लीगल सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन औरतों ने रेजिस्ट कभी किया ही नहीं। हम्म। तो कोर्ट्स के मुताबिक ये देखा गया कि कंसेंट कैसे बनाया जाता है, हम्म। या कंसेंट यहाँ पे कैसे आया। तो जजमेंट कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस ने महीनों तक हम्म। डिसेप्टिव स्टेप्स का एक सिलसिला चलाया हम्म। और इस तरह से उन्होंने बातें मोल्ड की कि कंसेंट डिसेप्शन से कहीं ना कहीं ऑब्टेन कर लिया गया और जो भी ऑब्टेन किया गया उसको कंसेंट मान लिया गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आई मीन जैसे छोटे बच्चों के साथ करते हैं, राइट? कि आप अगर आप उनको खाने की दो ही चॉइस दें और दोनों ही हेल्दी हैं, और एक चीज़ को बार बार आप बोलते रहे, ओह ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, तो वेरी नाइस, तो बेसिकली आप बच्चे को चॉइस नहीं दे रहे हो, एक तरीके से आपने मैन्युफैक्चर किया है वो पूरा का पूरा सिचुएशन। मरता क्या ना करता इंसान, या तो ये पिक करेगा या वो पिक करेगा। तो इनके बिल्कुल। भी टर्न स्टाइल विक्टिम्स वही थे कि जब उन्होंने पूरा का पूरा माहौल ही ऐसा बना रखा था कि कंसेंट के अलावा आप कुछ दे ही नहीं सकते, तो जब ना कि आपको ऑप्शन ही नहीं है, तो व्हाट एल्स विल यू डू? एग्जैक्टली exactly. और पैटर्न कुछ ऐसा था। रिमेम्बर जो उनकी वो सिस्टर्स थी, वो इंटर ओन मेंबर्स, तो हम्म। बहुत ही सीधा साधा सिस्टम था। यंग लड़कियों को आइडेंटिफाई, लड़के लड़कियों को, बेसिकली लड़कियों को आइडेंटिफाई किया जाता था और एक सुंदर सी फीमेल रिक्रूटर आकर उनको बोल रही है कि तुम तो कितनी सुंदर हो, क्या हम्म। तुम मॉडलिंग करना चाहोगी। और हम्म। एक यंग बच्चे को अगर आप ग्लैमर के साथ हम्म। पैसा दिखाओ तो कोई ना बोलेगा नहीं। और बिल्कुल बिल्कुल। प्लस अगर एक बहुत ही सुंदर या सुंदर औरतों का ग्रुप आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो एक बच्चे के लिए क्या, किसी के लिए भी एक अलग ही हाई है। तो हम्म। यहाँ पर उनको मॉडलिंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से अप्रोच किया जाता था। हम्म। और फिर धीरे धीरे बातें करके उनकी फैमिली, उनकी कमजोरियां, उनकी खामियां, उनके बारे में पूरी एक तरीके से फाइल बना ली जाती थी। हम्म। और फिर एक बड़ा वेल्दी सा, वेल ड्रेस्ड कैसनोवा टाइप आदमी आपके सामने आएगा और हम्म। एक रोमांस की शादी, बड़ा रोमांटिक फसाड क्रिएट किया जाता था और हम्म। जिसमें होता था शादी का वादा। फिर धीरे धीरे ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है और फिर इसके बाद सेक्सुअल बाउंड्रीज और कब वो ट्रस्ट मिट जाता है वो पता ही नहीं चलता। हाँ, तो तो बेसिकली काफी। झांसा झांसा दिखाकर उनको काफ़ी मैनिपुलेट कर लिया, और यही बिल्कुल। कोर्ट्स ने बोला है कि इसीलिए हम इसमें प्रश्न ला ही नहीं सकते कंसेंट का, क्योंकि कंसेंट इंसान, व्हेन वन इज़ फ्री ओनली देन वन कैन कंसेंट। तो बिल्कुल। यही बोला वहाँ के कोर्ट्स ने। ठीक है दीदी, आप हाँ। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। तो विक्टिम्स को कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ इतना ही रेफर किया गया कि उनकी प्रिवेसी ले ली गई और पब्लिकली आइडेंटिफाइड मेंबर एक ही हैं जिसका कि नाम मैं चाहूंगी कि डी तुम्हें बताएं। हाँ, तो उसका मेरी नाम, प्रोनाउंसिएशन। आई थिंक द करेक्ट टर्किश प्रोनाउंसिएशन, एंड आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, इज़ जेलन उज़गुल। जो वो खुद ही उन्होंने अपने आप को एनोनिमस नहीं रखा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो काफ़ी उनकी टेलीविज़न अपीयरेंसेस हैं जिसमें वो ये चाह रही थी कि मैं बाकियों को आगाह करूं ताकि कोई भी ऐसे झांसे में कभी ना फंसे, क्योंकि ये 2006 से लेकर के 2017 तक उस कल्ट की पार्ट थी। तो बिल्कुल। वो चाहती हैं कि हर स्टोरी शुड बी अ कॉशनरी टेल, कि हर किसी को पता होना चाहिए कि ऐसे सच पीपल आर आउट देयर। अब हम बढ़ते हैं चार्ज 3 की तरफ। तो तीसरा चार्ज था बच्चों से रिलेटेड।
एंड आई एम श्योर कि ये बात हमारे सारे लिसनर, सारे व्यूअर्स मानेंगे कि जब बच्चे बीच में आ जाते हैं तो वो मामला बड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है। तो आई थिंक कोर्ट्स का ये मानना है कि अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आप ढंग से कंसेंट नहीं कर पाएंगे। चाहे आपने नोइंगली कहीं पर गए हों तो भी, जस्ट बिकॉज आपकी उम्र 17 है, 16 है, 15 है, आपके हिसाब से आप मैच्योर हो गए हैं, मगर लॉ यही कहता है कि अभी भी आप बच्चे हैं। तो इसमें बेसिकली जिनको बच्चा माना गया, दैट इज़ एवरीवन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 18। तो जजमेंट ये बहुत साफ तरीके से जजमेंट में कहा गया है कि लीगली माइनर गर्ल्स भी इस ऑर्गेनाइज डिसेप्शन का शिकार हुई थी। हम्म। और उनके साथ दो बेसिकली यौन रूप से उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन किया गया, फिजिकल रूप से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, साइकोलॉजिकल रूप से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। तो इसलिए बच्चों वाला अब्यूज़ चार्ज भी इनके ऊपर लगाया गया। अब हम चलते हैं अपने चार्ज नंबर 4 की तरफ, जो कि है किडनैपिंग का चार्ज। तो टर्किश लॉ में इसका सही ट्रांसलेशन है डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं, टर्किश लॉ कहता है कि अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से रोका जाए, उसको इंग्लिश में जब हम रिपोर्ट करेंगे तो उसको हम किडनैपिंग ही कहेंगे। तो अनलॉफुल कन्फाइनमेंट बोलेंगे कि आपकी इच्छा है कि आप जाना चाहते हैं एक जगह से बाहर, मगर आपको फिजिकल रूप से यू आर बीइंग स्टॉप्ड फ्रॉम लीविंग अ प्लेस। तो इसको अनलॉफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं अंडर द लॉ। और इस चीज़ को उन्होंने किडनैपिंग माना है। किडनैपिंग ये नहीं कि एक किसी वैन को लेकर के बच्चों को खींच करके गाड़ियों में डाल रहे थे, ऐसा इन्होंने नहीं किया था। इट्स जस्ट दैट कि आप गलती से एक बार अगर इनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है आपको वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो कोर्ट्स ने इसको किडनैपिंग माना है, विच इज़ डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी एज दीदी सेड, एंड अनलॉफुल कन्फाइनमेंट। ये तुमने बिल्कुल ठीक समझाया कि लोगों को, बच्चों को जबरदस्ती गाड़ियों में नहीं खींचा जा रहा था। तो उनका जो साइकोलॉजिकली उनको कंट्रोल किया जा रहा था, तो वो इस हद तक था कि अगर मेंबर्स निकलना भी चाहते थे, अपनी फैमिली में किसी के फ्यूनरल पर भी जाना चाहते थे, तो उनको अलाउ नहीं किया जाता था। उन्हें धमकियां दी जाती थी, फिर से यकीन दिलाया जाता था कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई जिंदगी है ही नहीं। दूसरा था फेक वेबसाइट्स, इंटिमिडेशन के नाम पर भी उनको रोका जा रहा था। और उनमें से कई अंडर एज बच्चियों को एस्कॉर्ट्स की तरह भी दिखाया जा रहा था, भेजा जा रहा था। हाँ, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट ऐसी क्रिएट कर दी थी, नॉट दैट कि उन्होंने बच्चों को एस्कॉर्ट्स बनाया। हमें ये क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया कि अगर आप उनको कोई भी साइंस दिखाते हैं कि हाँ, मैं छोड़ना चाहती हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को, अगर उनको हल्का सा भी इल्म लगता है कि कोई छोड़ना चाहता है, तो वो क्या करते थे कि उस इंसान के खिलाफ काफ़ी सारी वेबसाइट्स और इंटरनेट पर भद्दी भद्दी यू नो व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नीड टू से दैट वर्ड, कि उस टाइप की जो पिक्चर्स हैं डाल दी गई सो दैट कि उस इंसान को ब्लैकमेल करके ही ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाए। और इसी के चलते उन्होंने काफ़ी लोगों की तो पेपर मैरिजेस भी करा दी थी एक दूसरे के मेंबर्स के साथ ही, ताकि अब तो शादी होगी तो अब कहाँ जाओगे। बिल्कुल, अगर कोई छोड़ना भी चाहता था, अपना ग्रुप कल्ट को छोड़ना चाहता था, तो अब हम चलते हैं अपने चार्ज नंबर 5 की तरफ, जो कि है सजा और यातना का चार्ज, जिसको कि टर्किश में इजियत कहा जाता है। और तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है अंडर द लॉ, क्योंकि ऐसी लीगल चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, कि अंडर द लॉ अगर हम नॉर्मली टॉर्चर को समझें तो हमें लगेगा कि फिजिकली बहुत पीटा गया, किसी की चमड़ी उधेड़ दी हो, उसके नेल्स खींच दिए हो, बाल खींचते हो, हम यूजुअली ऐसा सोचते हैं टॉर्चर को। मगर एक्चुअली अंडर टर्किश लॉ काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशन है। तो किसी का भी अगर इल ट्रीटमेंट किया गया है, क्योंकि उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया है, उसको लिबर्टी से नहीं आप यू टेकिंग अवे समवंस लिबर्टी, तो ये सब उन्होंने इल ट्रीटमेंट स्लैश टॉर्मेंट के अंडर डाला है हमें। ब्रोज और आईलिड्स वाली ना? या ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, मैं वो करती हूँ। बाल शेव कर दिए थे, जैसे आईब्रोज। तूने बोला ना, जैसे तूने बाल बोला है, उसके बाद कनेक्ट कर दियो कि तो मैं एक्चुअली इसलिए मुस्कुराई कि उन्होंने एक्चुअल में ये पता चला है कि किसी के आईब्रोज, किसी की आईलिड्स और बाल सच में शेव कर दिए थे, एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एंड एज अ रिमाइंडर टू एवरीवन एल्स कि अगर तुम कुछ
ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ करोगे तो आपके साथ यही किया जाएगा। और इमेजिन बाल, आईब्रोज, आईज चले गए तो बेसिकली दुनिया ही खत्म इस है। हाँ, और मैं इसलिए स्माइल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पन जो है वो हमेशा मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। तो अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि बेचारे लोग बाल बाल ही बचे इनसे, काफ़ी लोग तो बाल बाल भी नहीं बच पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा जो चार्ज नंबर 6 है वो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, पढ़ाई रोकना। हम्म। तो ये चार्ज ऑफ कोर्स सुनने में अजीब इसलिए लग रहा है कि कोर्ट ने पाया कि अख्तर जानबूझकर मेंबर्स को, स्पेशली औरतों को, पढ़ाई जारी रखने पे रोकता था। हम्म। अब क्योंकि यूनिवर्सिटी, आउटसाइड रिलेशनशिप्स, इंडिपेंडेंट सोच और एक ऐसी जिंदगी की कल्पना दिखाएगी, मतलब बच्चे आपके चंगुल से बाहर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे और हम्म। फिर बहुत सारी चीजें क्वेश्चन करेंगे। हम्म। तो वो ये चाहते थे कि स्पेशली गर्ल्स को एजुकेशन बिल्कुल भी ना मिले। हम भी ये डिस्कस कर रहे थे कि उनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा था, हम्म। जिसको कि हम अंधा पैसा बोलते हैं। हम्म। आई तो थिंक इस एक बस यही है कि ऐसे लोगों का वही जो अंधा पैसा है वो बेचारे इनके जो इन्होंने आगे फॉलोअर्स हैं उन्हीं को एक्सप्लॉइट करते रहते होंगे। बिल्कुल कन्वेंशनल इनकम का कोई सोर्स तो था नहीं, ना हम्म। कोई नौकरी थी, ना कोई रजिस्टर्ड कंपनी थी बेसिकली। हम्म। तो पूरा का पूरा पैसा मेंबर्स के जरिए ही आ रहा था। हम्म। हम्म। तो कोर्ट्स ने बताया कि 1994 में हम्म। अख्तर ने एक ऑर्डर दिया था जो कि मेंबर्स बिजनेस करते थे हम्म। या फिर किसी भी तरीके की नौकरी करेंगे, लेकिन सारा का सारा जो वो हमें ध्यान में ये रखनी चाहिए कि यही विडंबना है इस ऑर्गेनाइजेशन की कि कुछ लोगों को पढ़ने से रोका जा रहा है और कुछ लोगों को इसीलिए रिक्रूट किया गया था क्योंकि वो 5 या 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, वो एलिट स्कूल से आए थे, एलिट यूनिवर्सिटीज़ के लोग थे। तो आई थिंक जहाँ पर इनको अपना उल्लू सीधा करना था जिस तरीके से वो कर रहे थे। और ऑफ कोर्स अगर आप लोगों को अपने कल्ट में जो भी आपके ग्रुप में लोग हैं अगर आप उनको पढ़ने से रोकेंगे तो ना तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी, ना वो आपसे कोई बिल्कुल प्रश्न पूछेंगे, ना आपको कोई उत्तर देना पड़ेगा। तो सारे के सारे कल्ट लीडर्स इसीलिए पढ़ाई से रोकते हैं। थोड़े समय पहले दीदी की आपको शायद याद होगा कि हमने शाकाहोला फॉरेस्ट का जो बिल्कुल। हम्म। वो किया था उसमें उन्होंने इवन यहाँ तक अपने कल्ट के जो मेंबर्स हैं, केन्या में ये कल्ट था, उसमें इवन उनके सारे आईडी सारी डिग्रियां जला दी थी। तो बिल्कुल इसका यही मतलब हुआ कि मतलब जो एजुकेशन है क्योंकि दैट्स अ वे फॉरवर्ड और वो आपको फ्रीडम दे सकता है। तो ये थी कि जहाँ पर उनको ये छवि दिखानी थी कि लुक एट दीज वुमेन अराउंड मी दे स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, और कहीं पे वो बेचारे बच्चों जो 17 साल से 18 साल से छोटे बच्चे उनकी पढ़ाई भी छुड़वा देते थे। बिल्कुल। वो किटन्स जो थी वो हनी ट्रैप के लिए थी सिर्फ, वो लोगों हम्म। को एक अलग दुनिया दिखाने के लिए थी, रियलिटी कुछ और ही थी। हम्म। अब हम बढ़ते हैं अपने चार्ज 7 की तरफ जो कि था ब्लैकमेल और गुप्त रिकॉर्डिंग्स का चार्ज। तो हम्म। हम इसको डिस्कस करते हुए आए हैं कि उनका कल का फॉर्मूला ही ऐसा था कि 2019 के इंडाइटमेंट में एक्चुअली ब्लैकमेल, हम्म। इलीगल रिकॉर्डिंग्स और पर्सनल डेटा की अनलॉफुल कलेक्शन को भी लिस्ट किया गया था। और जजमेंट के मुताबिक मेंबर्स पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, जर्नलिस्ट भी थे और आम लोगों की जानकारी सब कुछ ये अख्तर इकट्ठी कर लेते थे और आर्काइव में स्टोर कर दी जाती थी ये। और इंटीमेट रिकॉर्डिंग्स भी काफी ज्यादा उनके पास थी और बार बार वो यही धमकी देते थे कि डिफेम करने के लिए वेबसाइट पर, जो उनकी वेबसाइट्स थी, फेक वेबसाइट्स थी, उस पर ये चीज पब्लिक कर दी जाएगी और अगर कोई छोड़ेगा या छोड़ने की सोचेगा उससे पहले ही उनको ये बता दिया जाता था कि आपकी जिंदगी इसके बाद खत्म है। हाँ, और आई थिंक इससे मुझे एक चीज़ याद आई, एक इंटरेस्टिंग दीदी हमने पिक्चर देखी थी, आपको याद होगा, नेटफ्लिक्स पे भी शायद अभी भी है, इट्स कॉल्ड वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, जो ओशो के कल्ट राइट, के बारे में है। ओशो के बारे तो में राइट। ओशो में भी जो उनकी राइट हैंड पर्सन थी, मेरे को उनका अब नाम नहीं याद आ रहा, माँ इट्स माँ समथिंग, उषा, हाँ पता नहीं उनका, मेरे को नाम पता नहीं नहीं, याद हाँ आ मैं। रहा। वो भी अब कल्ट के अंदर काफ़ी लोगों की रिकॉर्डिंग्स करती थी। और हम्म। फिर आई थिंक कुछ ऐसे जैसे गुटबाजी सी चल रही थी, तो आई थिंक यहाँ पर भी यही है कि गुटबाजी बस यही है कि अगर कोई छोड़ने लगे तो उसका जीना हराम कर दो, सो दैट वो डर के मारे कभी छोड़े ही ना। बिल्कुल बिल्कुल यही था। अब हम चलते हैं चार्ज नंबर 8 की तरफ जो कि कोर्ट्स ने भी पूछा और तुम्हें ध्यान हो तो हम भी ये डिस्कस कर रहे थे कि उनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा था, हम्म। जिसको कि हम अंधा पैसा बोलते हैं। जो भी पैसा है बेसिकली
काफ़ी धर्मों में ऐसा होता है कि लोग अपने ही मन से 10% दे देते हैं, ओके। मगर इन्होंने आई थिंक ये कर दिया कि भैया दोगे नहीं तो यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा भी होता है कि इंसान का लगाव हो जाता है उन लोगों के साथ जिनके साथ आप इतने सालों से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो ये है कि इंसान को ये लगता है कि वैसे भी ये लोग बहुत ज़्यादा रिच थे, तो इनके अंदर ये भी होगा कि ठीक है, वी आर डोनेटिंग मनी फॉर अ ग्रेटर कॉज। और वो बिल्कुल ग्रेटर कॉज स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन है, और वैसे भी इस्लाम में चैरिटी देने का बहुत बड़ा वो है। इट्स एक्चुअली इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम कि इन बिल्कुल चैरिटी बहुत करते हैं। तो आई थिंक काफ़ी लोगों ने तो इवन वॉलंटरीली ही दे दिया होगा पैसा। बिल्कुल। और मेंबर्स की इनहेरिटेंस भी एक बहुत बड़ा सोर्स था इनकी इनकम का। तो हम्म। जो कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बार बार मेंबर्स के बीच में ना ट्रांसफर करते रहते थे, हम्म। जिससे कि ओरिजिन और ट्रेस करना ही मुश्किल हो जाए। और उसके हम्म। बाद उसको बेचकर सारा का सारा पैसा ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया जाता था। तो हम्म। बेसिकली आसान भाषा में कहें तो बेसिकली ही वाज अ लीच। खून हाँ। चूस और रखा था उन्होंने सबका। हाँ, और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं ना, कि तभी इसको बिल्कुल लॉन्ड्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर के इसकी वॉशिंग मशीन में डाला, वहां से निकाल के वहां किया, पैसा बिल्कुल। साफ हो गया। अब हम जाएंगे सबसे स्ट्रेंज आरोप की तरफ, चार्ज की तरफ, जो कि है चार्ज नंबर 9, एस्पियोनाज। हम्म। अब जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि उनके ऊपर एक्चुअली जेन्युइन एस्पियोनाज की एलिगेशंस थी, हम्म। लेकिन ट्रायल के बाद अख्तर को एस्पियोनाज का फाइनल कन्विक्शन कभी भी नहीं दिया गया। और इनके प्रोसिक्यूशन। ऊपर चार्ज भी था, वो काफ़ी एक्चुअली स्ट्रांग वाला था। हम्म और ऐसा कहने को आता है कि मतलब बाद में ओवरटर्न हो गया, मगर पहले की कहानी यही थी कि इन्होंने आयाकू न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो टर्की की पॉलिसी है टुवर्ड्स सीरिया, उसके जो हम्म इंटेलिजेंस मैटर में टर्की भी इन्वॉल्व है, रशिया भी इन्वॉल्व है, उस सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो चाह रहे थे कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन को बेचें। तो कुछ ऐसा ऐसा सुनने को आया, बट आई थिंक क्योंकि कोर्ट में ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये ओवरटर्न हो चुका है, तो अगर ओवरटर्न हो चुका है तो ठीक है, उन्होंने ये नहीं किया होगा। मगर बिल्कुल। अ, हम ये नहीं कह सकते एक्चुअली उन्होंने नहीं किया होगा। बस ये है कि प्रूव करनी काफ़ी सारी चीज़ें मुश्किल होती है, क्योंकि कोर्ट में इट्स नॉट अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, इट्स व्हाट यू कैन प्रूव। एग्जैक्टली तो उन्हें बरी कर दिया गया इस चार्ज से बेसिकली। हम्म। अब आते हैं हम राजनीतिक इन्फ्लुएंस के चार्ज पर। हम्म। तो यहाँ पर कोई अगर देखा जाए तो नीट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला चार्ज नहीं था। हम्म। जो था बेसिकली वो लॉबिंग से रिलेटेड था कि उन्होंने नेटवर्क बनाया था। कोर्ट्स ये बता रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स जो पॉलिटिशियंस थे, जजेस थे और बड़े बड़े बिजनेस फिगर्स थे, उनको डिनर आपस में मतलब डिनर्स पर जाते थे। अब ये क्यों करते थे बेसिकली? ताकि रियल और परसीव्ड उनके दोनों पॉलिटिकल कनेक्शंस बने रहे। असली में भी वो उनसे उनको यू नो ब्लैकमेल करके कैसे भी करके उनसे रिलेशनशिप बना के रखे, ताकि उनको इंफॉर्मेशन और पैसा दोनों ही आता रहे। कुछ हाँ, और ऐड आई करना थिंक चाहोगी? एक ये मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा होता ही है कि आई थिंक हमने सारे देशों में देखा है कि तभी लोगों का अट्रैक्शन होता है पावर की तरफ, कि प्रेसिडेंट के साथ फ़ोटो खिंचवाना, प्राइम मिनिस्टर के साथ या किसी सीईओ के साथ। क्योंकि बिल्कुल आप जब फ़ोटो खिंचवाते हैं तो आप किसी और को जाकर बोल सकते हैं कि अरे यार, ये तो मेरा बड़ा प्यारा अच्छा दोस्त है, मेरी तो बड़ी गहरी बिल्कुल दोस्ती है। तो यू कैन बिल्कुल। फेक ऑल दैट, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो जाता है कि आई एम सो क्लोज टू दिस पर्सन। और हो सकता है कि काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस वगैरह सिर्फ इनको इसीलिए भाव देते हो क्योंकि रमदान वगैरह के टाइम पे अगर आपको कोई बुला रहा है तो आप मना नहीं करेंगे, मना नहीं राइट। करेंगे, बिल्कुल। एग्जैक्टली, मीडिया फिगर्स भी, क्योंकि इनका एक टेलीविजन नेटवर्क भी था, तो लोग मना नहीं करते ऑफ कोर्स, क्योंकि धार्मिक रूप से आपको कोई बुला रहा है तो उसमें उसका हमेशा कोई अल्टीरियर मोटिव ढूंढना मुश्किल होता है। मगर ये है हाँ कि वो बिल्कुल वाली जो पिक्चर्स हैं फिर वो सर्कुलेट की जाती है कि देखो मेरे में कितनी पावर है, खूबसूरत औरतें मेरे पास हैं, ये वाला पॉलिटिशियन मेरी जेब में है, ये वाली मीडिया फिगर मेरी जेब में है। बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। अगर देखा जाए, क्योंकि अख्तर की पार्टीज में कहते हैं ना, इस्तांबुल के हुज हू थे, हम्म। तो कौन उनके साथ कनेक्शन नहीं बनाना चाहे। बिल्कुल तो बिल्कुल। बेसिकली किसी भी तरीके से देख लो मतलब। अब हम आते हैं आखिरी चार्ज पे, जो कि था अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज। हम्म। तो 2019 के इंडाइटमेंट में अटेम्प्टेड मर्डर को भी शामिल किया गया। हम्म। अब एक कॉन्क्रीट केस है मर्ट स्टुको का। और ये उनके ऑर्गेनाइजेशन मेंबर थे, जिसने कि 2022 में पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश की थी। तो हम्म। इसलिए उनको कन्विक्ट किया गया था।
और वो इस समय अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तो और एक्चुअली हमें एक चीज़ अगेन मुझे टर्की के लाइक सिविल लॉ हम हमारे देश से काफ़ी डिफरेंट है, तो उसमें हमें एक थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि इट्स नॉट लाइक कि ये वाले जो इंसान है जिनका भी हमने नाम लिया था, ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक्चुअली मर्डर करने की कोशिश की। इट्स जस्ट दैट कि जिस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मुझसे गलती हो जाए तो कृपया आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि जो मैंने पेपर वर्क पढ़ा था उसमें ऐसा लग रहा था कि जब इनको पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट करने आ रहे थे तो तब उस टाइम ये अग्रेसिव हो गए, और क्योंकि अग्रेसिव हो गए तो पुलिस ऑफिसर्स को चोटें लग गई और उस चोट को अटेम्प्टेड मर्डर माना गया है। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा क्योंकि लीगल बारीकी जो है वो यही होती है कि हम अगर अटेम्प्टेड मर्डर सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है हाँ, कि आपकी तरफ कोई चाकू लेकर के बढ़ रहा था। बिल्कुल। एक्चुअली इसमें अटेम्प्टेड मर्डर ये है कि जब पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है तो आप उनको इतने बुरे तरीके से हार्म कर रहे हो कि वो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो उसको अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज माना गया है जो बॉडीली हार्म मेराज। को मत हम। हम्म। बिल्कुल। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं उनके ए नाइन नेटवर्क की, जो हम्म। कि ये डिजिटल एज में कल्ट चला है। तो हम्म। 2011 में अख्तर ने लॉन्च किया था ये ए9 नेटवर्क। बिल्कुल। और 24/7 बेसिकली सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट था, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम्स होती रहती थी। और इसका कंटेंट रिलीजियस कमेंट्री, हम्म। किटन्स के साथ बिजार चीजें, उनका लैविश लाइफस्टाइल दुनिया को दिखाना, ये सब उसका 24/7 ये उनका कंटेंट था। हम्म। लेकिन ए9 की जो असली ऑडियंस थी वो मेन स्ट्रीम चैनल्स के मुकाबले बहुत ही थोड़ी सी थी। हम्म। तो शायद कुछ, क्योंकि अब हम कल्ट की बात कर रहे हैं तो शायद कुछ हजार लोग होंगे, लाखों में नहीं थे। हम्म। लेकिन इनकी इस चैनल की नोटराइटी, उसके कंटेंट की सेंसेशनल नेचर से, मतलब वो जो इनका ए9 था वो थोड़ा बदनाम सा हो गया था। हम्म। हम्म। और बेसिकली अगर हम इसको देखें तो इनका जो कोर इनर सर्कल था उसमें कुछ ही लोग ऐसे थे जिनके ऊपर 2018 में इंडाइटमेंट भी लगाया गया था। हम्म। मैंने एक चीज़ कहना चाहती थी दीदी कि इनका जो टेलीविज़न चैनल है, आई थिंक बहुत सारे मैनी पीपल लाइक टू वॉच द रियल हाउस वाइफ्स ऑफ दिस, द रियल हाउस वाइफ्स ऑफ या दैट, राइट? तो इनका जो अपील है वो उस टाइप का थोड़ा किम कार्दाशियन, रियल हाउस या वाइफ्स, टीम ऑफ टाउन, बेवर्ली क्योंकि हिल्स। हम जैसे यस लोग यस जो यस। कभी एलीट सर्कल्स के नहीं रहे हैं तो हम सबको लगता है ओ माय गॉड ये अमीर लोग कैसे टाइम पास करते हैं, ओ माय गॉड ये किस टाइप का खाना खाते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल बहुत लोगों को ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, और इनको बिल्कुल। ये समझ में आ गई थी कि ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और इनके काफ़ी सारे एक्चुअली फॉलोअर्स वो हैं जो टर्की छोड़ करके बाहर जा चुके हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ कनेक्शन बैक टू टर्की। तो राइट। जो एक्सपैट्स होते हैं टर्की के, वो इनके काफ़ी सारे ऐसे वाले लोग फॉलोअर्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूरोप। और ऐसे इनकी जो, क्योंकि विद हाई स्पीड इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट इनका जो वर्ड है, इनका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी जगह ट्रांसमिट कर दिया। तो बिल्कुल। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके कल्ट का अंत हुआ तो हुआ कैसे। हम्म। अब अपील्स के बाद अख्तर की फाइनल सेंटेंस अनाउंस की गई। हम्म। और वो फाइनल सेंटेंस हम्म। कितनी रही होगी? एक डिजिट, दो डिजिट, कितनी? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपसे थोड़ा सा झूठ बोलूं, मगर हमने अंग्रेजी में इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, तो मुझे पता बिल्कुल। है कि एक्चुअली द रिकॉर्ड इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट ऑफ नंबर्स। तो आई थिंक दीदी डिजिट हम वन 8। ऐसा लग रहा था कि आई मीन उस टाइम मेरा गेम खेलने का मन कर रहा था कि बोली लगाएं, 1000 से स्टार्ट करें, मगर ये जो आई मीन इनको बहुत ही तगड़ा सेंटेंस मिला है। तो पहला नंबर है 8, हाँ। दूसरा नंबर है 4, हम्म। तीसरा नंबर है 6, हम्म। और चौथा नंबर है 3। तो तो 8,000, 8,463 years of 463 rigorous, इयर्स। या ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ऑफ क्योंकि कोर्स किसी टर्की भी में इंसान की इतनी जिंदगी नहीं है, मगर ये तो अदर वर्ल्डली क्रीचर है, हो सकता है 8 साल 8,000 साल तक जी ले, हमें क्या पता। तो उनको इतने सारे क्राइम्स के लिए दोषी पाया गया कि टर्की में, हम्म। तुम्हें मालूम ही है कि कानून मल्टीपल क्राइम्स के लिए सेंटेंसेस को जोड़ता चला जाता है। या। तो लास्ट रिसर्च के मुताबिक वो टर्की के वैन हाई सिक्योरिटी प्रिजन में कैद थे। हम्म। और ऐसे लोग बाज नहीं आते,
ये लोग ये इवन वहाँ पर अपने कैदियों के साथ भी इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन वही की हायरार्की बनाने की कोशिश की कि देखो मैं तो जी फन्ने खाऊं। इन्होंने वो सब करने की कोशिश की वहाँ पर भी, और इनके खिलाफ अथॉरिटीज़ इवन जेल में इनसे परेशान है। बिल्कुल। तो अब जी। हम कितने सारे एपिसोड्स कवर कर चुके हैं जिसमें हम साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं। तो हम्म। यहाँ पर हम साइड बाय साइड ये डिस्कस करते हुए आए ही हैं कि करिज्मेटिक थे, बोलने में अच्छे थे, हम्म। कोर्सिव कंट्रोल में तो एक्सीलेंट थे। हम्म। उसके बाद लोगों को सपोर्ट सिस्टम दिखाकर उनके पैरों के जमे तले से जमीन और रियल जमीन भी खींच लेते थे ये। हाँ, तो एग्जैक्टली। बेसिकली ये हम्म। खुद ही अल्टीमेट अथॉरिटी की तरह अपने आप को पेश करते थे। तो हम्म। बेसिकली अगर हम इसमें देखें, जैसे कि तुम अभी बता रही थी, जब हम एजुकेशन वाला चार्ज डिस्कस कर रहे थे, हम्म। कि कल्ट बेसिकली सिर्फ कमजोर या इरेशनल लोगों को नहीं फंसाते। ये कल्ट भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कोई अमीरों को भी फंसाया जा रहा है, जिनके पास अमीरों एलीट को, एजुकेशन, मल्टीपल बिल्कुल, लैंग्वेजेस। हम्म। मतलब टॉप के कॉन्टैक्ट्स हैं, जब अगर देखा जाए तो वो कभी भी निकल के कंप्लेन कर सकते थे। एब्सोल्युटली। ये मगर इंसान उनके सामने कुछ नहीं था देखा जाए तो। नहीं, दैट्स ट्रू, मगर एक तरीके से देखा जाए तो इसमें एक अजीब सा, आई डोंट नो, रस है। ये रस है कि वी आर ऑल इक्वली फैलेबल। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, आपका अगर दिमाग बिल्कुल, खराब, अगर किसी ने सोच लिया है कि वो आपका फ़ायदा उठाएगा, तो वो आपका फ़ायदा उठा ही लेगा। और बिल्कुल, एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने अपने आप को रैग्स टू रिचेस स्टोरी भी बना ही ली खुद से, बिल्कुल, कि एक्चुअली ये गरीब थे और इन्होंने कितना अमीरों का फ़ायदा उठाया। तो वही है कि मतलब हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं तो आई विल नेवर फॉल फॉर सच अ मैन, और आई वुड नेवर फॉल फॉर सच अ कल्ट। देर इज़ नो गारंटी। आपका दिमाग जो है, अगर वही किसी ने अगर सोच लिया है कि विपरीत काल आपका आ चुका है और वो इंसान आपका फ़ायदा उठाकर ही विनाशकाले, रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो विपरीत वो बुद्धि। तो बिल्कुल। उसमें पढ़ाई, डिग्री, पैसा, हाँ। वो सब पीछे रह जाता है। कॉन्टैक्ट्स भी इस केस में देखो तो कोई कॉन्टैक्ट कुछ काम नहीं आया। हाँ, क्योंकि वो जो आपके फर्स्ट तो कांटेक्ट में वो भी उसी ग्रुप के अंदर ही है। बिल्कुल, तो यही क्योंकि तो, आप यही कोर्सिव कंट्रोल है सबसे बड़ा। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो ये स्टीव हासन का बाइट मॉडल है। हम्म। अगर हम उसको देखें तो BITE, बाइट, बी हम्म। बी से हुआ बिहेवियर, हम्म। आई से हुआ बिहेवियर के तरीके से तो ये कर ही रहे थे। आई हम्म। से हुआ इंफॉर्मेशन, लोगों की सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। हम्म। टी हुआ थॉट, जो हम्म। तुम स्टार्टिंग से हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि कैसे लोगों के थॉट को मैनिपुलेट कर रहे थे। और हम्म। ई हुआ इमोशनल कंट्रोल। हम्म। अब आप किसी भी तरीके से इसको देखो तो अख्तर के फॉलोअर्स का पहनावा, हम्म। किस तरीके से उनको मेकअप लगाना है, बाल कितने रखने हैं, बालों का रंग क्या होना चाहिए, हम्म। इससे लेकर कपड़ों से लेकर रिश्तों तक को डिक्टेट किया जा रहा था। हाँ, और क्योंकि इनिशियली कोई भी कल्ट लीडर पहले दिन से आपकी पीस और आपकी फ्रीडम नहीं छीनता। पहले बिल्कुल, कुछ महीनों में, फर्स्ट फ्यू वीक्स, फर्स्ट फ्यू मंथ्स, ऐसा होता है कि एकदम लव बॉम्बिंग की, इतना आपको प्यार किया जाता है, इतना ज़्यादा आपको अडोर किया जाता है, इतना आपको पेडेस्ट्रल पे हर कोई कल्ट के अंदर डाल देता है कि आपको लगता है कि यार मेरी बाहर वाले तो इज्जत ही नहीं करते, यहाँ तो मेरी बड़ी इज्जत है, मेरे को इन्हीं के पास ही बिल्कुल, रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब आपको अपने आपको आसपास एक वाले लगता है कि इतना ये तो मुझे हल्के में ले रहे हैं, ये आई शुड बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे हर कोई मुझे बड़ा ज़्यादा सीरियसली लेता है। फिर वो मत जब वंस यू बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो आपको पता चलेगा कि यू आर जस्ट वन ऑफ द बकराज। क्योंकि जब कोई बिल्कुल, नया फ्रेश ब्लड आता है तो उसके साथ भी, उसको भी ऐसे ही खड़ लव बॉम्बिंग उसके साथ भी की जाती है, और एक एक पॉइंट के बाद, लव बॉम्बिंग के बाद आपको इतना खौफ हो जाता है कि आप छोड़ ही नहीं पाते। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पहले आपको आप सब कुछ हो, हम्म। सर्वे समझदारी सर्वा। से, सुंदरता से सर्व सर्वा हो, बिल्कुल। हाँ। और उसके बाद एकदम से जब आपको ये रियलाइज कर दिया जाए तो आप तो कुछ हो ही नहीं। तो हाँ। आपका और वजूद ही छिन हम्म। जाता है एक तरीके से। हाँ, बिल्कुल, इसी को साइकोलॉजी में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, कि अगर अब मुझे पता बिल्कुल, है कि मेरे 24 घंटे मेरी फैमिली वाले 24/7 ही प्यार करेंगे, नो मैटर व्हाट आई डू, तो बिल्कुल, हम उनको भी हल्के में लेते हैं। हमें पता है कि कभी कभी डांट भी पड़ सकती है, कभी वो हमसे बात भी नहीं करेंगे, तो ये जो, बिल्कुल, इसलिए ये जो कभी बहुत ज़्यादा प्यार करना कल्ट के मेंबर्स को, कभी उनसे एकदम अफेक्शन छीन लेना, तो फिर इंसान को लगता है वाओ, हाउ डू आई गेट बैक इनटू द सोशल, द ग्रेसेस गुड ऑफ बुक्स, दिस पर्सन, यस, राइट। तो यस, ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल टेक्निक ये यूज़ करते हैं, हर हर कल्ट में सेम है। तो तभी हम चाह रहे थे कि ये जितने भी कल्ट एपिसोड्स हैं, कहानी चाहे अलग हो, देश अलग हो,
चाहे आप न्यूयॉर्क बिल्कुल। के मैनहट्टन का कल्ट ले लें, या शाकाहोला केन्या के फॉरेस्ट का ले लें, या बाबा राम रहीम ले लें, या फिर आप आसाराम ले लें, या फिर आप ये इसे ले लें, अदनान अख्तर। अगर ये सेम मॉडल फॉलो करते हैं, ये सब दे जस्ट वांट टू कंट्रोल योर मन, धन एंड तन, एवरीथिंग। बिल्कुल 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 सही कहा तुमने, एकदम वेरी वेल वर्डेड। या अब थोड़ा सा क्रिमिनोलॉजी पे भी बात कर लें। राइट। तो क्रिमिनोलॉजी काफ़ी, आई मीन बहुत सारी थियरीज यहाँ लग सकती हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा जो हमें समझने में कि लोग कल्ट में क्यों हैं, कल्ट से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली कल्ट जो है वो इतने टाइम तक सस्टेन कैसे करता है अपने आप को, इतने लंबे टाइम तक चलता कैसे है, ये सब समझने के लिए हमें क्रिमिनोलॉजी की एक अपराध शास्त्र की एक थेरी है जिसका नाम है सोशल बॉन्ड थेरी, जो ट्रैविस हर्शी ने स्टार्ट की थी। उसके अंदर बहुत और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है कि जब आप किसी भी छोटे ग्रुप का पार्ट हो जाते हैं, चाहे आप फ्रेंड्स ही ले लीजिए, तो हमारा जो है वो अपने घर की तरफ से रुझान हट जाता है, हमारे सारा जो अटेंशन और लव और एनर्जी है वो एक ग्रुप की तरफ चली जाती है। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो लार्जर सर्कल है वो बॉन्ड जो होता है आपका वीक हो जाता है। एक बार आपका जो बाकी लोगों से बॉन्ड वीक हो गया, तो ऐसे जो कल्ट्स हैं वो आपको आपके ऊपर और भी ज़्यादा धांधली चला सकते हैं। और ये एक ही दिन में नहीं होता, इट टेक्स टाइम, पीपल आर ग्रूम्ड, और काफ़ी लंबे समय तक होता है। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू ट्रैविस हर्शी सोशल बॉन्ड थ्योरी। और एक जो लास्ट हम बोलना चाहेंगे कि डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है सदरलैंड की, वो भी मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी लग सकती है। जबकि डिफरेंशियल एसोसिएशन यूजुअली हम बच्चों के साथ अंटिल द एज ऑफ 18 यूजुअली कहा जाता है कि मान लीजिए कि मेरे सपोज मामा हैं या मामी हैं जो नॉन क्रिमिनल्स हैं और उनके साथ ही मैं 24/7 रहती हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मैं भी बड़ी होकर क्रिमिनल बन जाऊँ। मगर अगर मेरे मामा मामी कहीं और किसी और देश में वियना वगैरह में रहते हैं, मैं वियना में नहीं रहती, तो वो कितने भी बड़े क्रिमिनल्स हों, बहुत ही कम चांस है कि मैं उनको देख कर क्रिमिनल बनूंगी। तो डिफरेंशियल एसोसिएशन ये कहता है कि जितना ज़्यादा समय हम किसी के साथ बिताते हैं, और अगर वो इंसान रूल ब्रेकर है, तो रूल ब्रेकिंग जो है वो फैमिली में नॉर्मलाइज हो जाती है। तो वो जो नॉर्मलाइजेशन है यूजुअली बच्चों के साथ लगाई जाती है, मगर एक्चुअली जब एक कल्ट का पार्ट हो जाते हैं तो उसमें ये होता है कि क्योंकि आपके आसपास के सारे बॉन्ड तो टूट ही चुके हैं, तो अगर उसमें कल्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि चाहिए और इसको चांटा मार दीजिए, और सारे एक दूसरे को चांटा मार रहे हैं, तो आपको लगता है ठीक है चांटा मारना ही पार्ट है इस ग्रुप का, मैं भी मार देती हूँ जाके, राइट। तो धीरे धीरे करके जो आपका बाहर का जो वो है ब्रेन, आपका जो माइंड था आज तक का, उसको तोड़ दिया जाता है। और आप बस यही लर्न करते हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि पैसा इधर उधर करना ठीक है तो ठीक है, अगर किसी को मारना ठीक है तो ठीक है। तो दिस इज़ डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी जो यहाँ लग सकती है मेरे मुताबिक। अगर ऐसा कोई है जिसको लग रहा है कि नहीं लगती है, कृपया एक रीजनड आर्ग्यूमेंट कमेंट्स में डाल दीजिए। आई वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट दैट। तो ऑल राइट दोस्तों, दीदी। या ये थी अदनान अख्तर की कहानी, एक ऐसा आदमी जिसने ग्लैमर, रिलीजन और साइकोलॉजिकल कंट्रोल को मिलाकर टर्की का सबसे बड़ा वियर्ड स्ट्रेंज क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। एक ऐसा सिस्टम जिसने एजुकेटेड एफ्लुएंट वुमेन को लेकर मामूली टीनेज गर्ल्स तक को सबको अपना शिकार बनाया, और एक स्पेक्टिकल, एक फेथ और डर के जरिए उनको कंट्रोल किया। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज हमें फॉलो जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ कल्ट की प्लेलिस्ट प्लीज जाकर उसे भी देखें, और जहां पर हमने काफी केसेस डिस्कस किए हैं। एब्सोल्युटली। तो दीदी आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं, एंड बिल्कुल। अंटिल वी सी यू अगेन, स्टे कलेक्टिवली विजिलेंट।